तो गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। 2009 के अंदर हमने देखा था कि जो अध्याय थे हमने कंटिन्यू चला रखे थे। अपना जो 12 का अध्याय चल रहा है अभी वर्तमान में 12 का अध्याय चल रहा है, उसके अंदर 200 से लेकर 220 तक हमने धाराएं कंप्लीट कर दी, जो नालियों के बारे में स्पेशल बोला गया है। आगे कह रहा है कि अध्याय जो 12 है, नगरपालिका की शक्तियां क्या है और अपराध करने पे जुर्माना ताकत क्या है उसकी, वो क्या पावर यूज लेती है। ये 200 से लेकर 297 तक ये धाराएं हैं। ठीक है, तो अपनी जो धाराएं स्टार्ट करते हैं 121 की धाराएं कि परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्ति की भूमि में होकर पाइपलाइन और नाली रखने की शक्ति। कोई भी व्यक्ति है और वो उसका ये है कि वो किसी अन्य की भूमि के अंदर से पाइपलाइन या किस टाइप से वो पाइप लगाने की और नाली रखने की उसकी शक्ति है। तो नाली की पाइपलाइन कैसे लगाएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जाएगा कि साहब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक रास्ता है, उसी से इसके घर के अंदर से, ऊपर से, नीचे से या उसके बराबर से कैसे भी नाली आपको निकालने की अनुमति देनी है। फिर अनुमति देने की वो कंडीशन रखते हैं कि आपको काम किस हिसाब से कराना, आपका अधिकार ये होगा, आप कल में आपकी नाली निकल रही हो 20 सालों से आप उसके मालिक बन जाओ जमीन के, इस टाइप का नहीं है। आपको केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का ही अधिकार मिलेगा, वो जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां से नाली निकाल रहे हो। आगे कह रहे हैं कि यदि कोई जमीन है वो खाली पड़ी है पहले से और उसके अंदर नाली निकाल ली, फिर वो उसके अंदर मकान बना रहा है, तो नगरपालिका अधिकारी आके उस नाली को या तो तोड़वा सकता है, बंद करवा सकता है, कुछ चेंजमेंट करवा सकता है, कोई भी बदलाव वो चाहेगा अच्छा वैसा सक्रम के लिए वो अच्छा करवा सकता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, मुख्य नगरपालिका का जो अधिकारी है ना, पालिका अधिकारी को प्रतीत हो जाता है, क्या प्रतीत होता है, प्रतीत हो जाता है, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि अन्य व्यक्ति जो है, तीसरा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, उसके बेचारे के पास पाइपलाइन निकालने का एक ही रास्ता है, केवल प्रतीत हो जाता है कि अन्य व्यक्ति को पाइपलाइन या नाली निकालने का मात्र एक ही विकल्प है, मात्र एक ही विकल्प है। ठीक है, एक ही विकल्प है कि जो व्यक्ति उसके पड़ोसी जो होगा उसकी जमीन से क्या करेगा, वो जमीन से नाली निकालना, या तो जमीन से निकालेगा या अंदर से या बाहर से या ऊपर से या उस मकान के नीचे से। ठीक है, उस मकान के नीचे से कहीं से भी या उसके बराबर में, बोला गया बराबर में नाली निकालेगा। तो नाली निकालेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक आदमी जो नाली निकालना चाह रहा है, अपना पानी का निकास करना चाह रहा है, उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वहां से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिखित अनुमति। फिर ये आदमी, जैसे मान लो कोई ये आदमी जो है जमीन नाली के अंदर, ये ए आदमी है, इसकी जमीन और नाली के मकान जो है वो अंदर से निकल रहा है, ठीक है, भूमि या भवन के, और दूसरा आदमी है बी व्यक्ति जिसको निकालना है। तो बी व्यक्ति पहले नगरपालिका अधिकारी के पास जाएगा, लिखित अनुमति लेगा, फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ए व्यक्ति के पास जाएगा और बोलेगा भाई इसको निकालने के लिए अनुमति दे, और अनुमति नहीं दे रहा, अनुमति दे, और अनुमति नहीं दे रहा तो फिर उसका लिखित में कारण बताओ कि किस कारण से आप इस आदमी को नाली निकालने की अनुमति नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो जमीन के अंदर से बाहर से कैसे भी वो नाली निकाल रहा है, फिर अनुमति मिल जाती है। अनुमति जो ए व्यक्ति दे देता है कि हाँ मेरे घर के अंदर से आप निकाल लो, अनुमति दे देता है, तो क्या हो जाता है कि आपको काम करवाना है ना, इस बी व्यक्ति को काम करवाना है नाली का, तो उसके घर के अंदर से। तो काम कब करवाओगे आप, काम करवाओगे सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको काम करवाना होगा। पहले काम करवाना होगा, कम से कम हानि आपको करनी होगी, कम से कम हानि करनी होगी, प्लस में खुद के खर्चे पे नाली निकालनी होगी, खुद के खर्चे पर कार्य करना होगा, और यदि कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भुगतान करना होगा आपको। खर्चे का जो नुकसान हो गया, नुकसान का क्या करना पड़ेगा आपको,
नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। और जो ये भुगतान जो होगा ये आपको कर के रूप में या तो नगर पालिका आपसे वसूल करेगी या आप डायरेक्ट उसको दे दो, ठीक है। भुगतान करना होगा कम से कम। हानि और काम कब करना पड़ेगा? सूर्योदय उदय होने के बाद और सूर्यास्त से पहले आप ये नाली वगैरह आप खुद के खर्चे के ऊपर निकलवा सकते हो, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि पहले जमीन खाली थी, पहले जमीन जो खाली थी, मान लो ए आदमी है वो पहले बसासत नहीं कर रखा था, उसके प्लॉट के बगल में काम चल रहा था, तब इन्होंने क्या कर रखे थे? नाली निकाल रखी थी, नाली निकाल रखी थी, ठीक है, नाली निकाल रखी थी। अब ये आदमी बेचारा आके फिर काम करेगा अपनी जमीन के अंदर, तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जाएगा, इसको बोलेगा कि भाई ये नाली जो है इसको या तो आप बदल दो इसको, या इसको तोड़ दो, या फिर इसको अन्य जगह से ले जाओ, अन्य जगह से ले जाओ, ठीक है, अन्य जगह से आप ले जाओ, ताकि आप दोनों को सक्रम हो सके, दोनों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। ये सारी जो पावर दी गई है ये किसको दी गई है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दी गई है। तो सीधी सी बात यही है इसके अंदर कि भाई अन्य व्यक्ति की जो भूमि है उससे पाइप निकालना और नाले निकालने की ये शक्ति की बात की गई है। शक्ति का मतलब हो गया कि आपसे आदेश मांगा जाएगा दोनों जगह से, कि पहले व्यक्ति से भी आदेश मांगा जाएगा लिखित में, दूसरे व्यक्ति से, दोनों का कॉम्प्रोमाइज मुख्य नगरपालिका अधिकारी करवाएगा। अनुमति जैसे ही मिल जाती है, नहीं देगा तो कारण बताओ, और दे देता है तो काम चालू, सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम आपको करना पड़ेगा। पहले जमीन खाली थी तो आपको बाद में मकान बना रहे हैं उसके अंदर, तो आपको नाली बदलनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, अन्य जगह पे ले जानी पड़ेगी, अन्य जगह से, ठीक है। आगे जो अपनी धारा है 222 है, 222 में बोला गया कि दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादन करने की शक्ति। दायी व्यक्ति जो भी आदमी है जिसकी जमीन भूमि भवन भूमि लगते है उस आदमी को दायी व्यक्ति बोला जाता है, कि उसको नोटिस दे देता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी कि आपको इस टाइप से नाली निकालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कार्य नहीं करता, तब क्या होगा? कार्य निष्पादित फिर उसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्य करेगा। क्या करेगा? यदि कोई आदमी, यदि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में रह रहा है, ठीक है, प्लस में मल वहन कर रहा है, जल निकास कर रहा है, क्या कर रहा है? मल वहन कर रहा है और जल निकास कर रहा है, पानी का निकास कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है, तब क्या करेगा? तब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास ये शक्ति है, पावर है कि वो खुद काम करवाएगा, खुद, कि भाई आपको तो नोटिस दे दिया हमने, आपने तो काम करवाया नहीं इस नाली को सही करवाने का या कैसे भी इस नाली को कहीं से भी निकालने का, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है कि शक्ति को मतलब उसको ये शक्ति है कि वो खुद काम करवाएगा और निर्धारित समय में करवाएगा, क्योंकि सरकारी काम है, निर्धारित समय में होगा, निर्धारित समय में कार्य करवाएगा। फिर जो खर्चा लगेगा ना, इसमें बोला गया है कि खर्चा जो लगेगा, क्योंकि काम करवाएगा तो उस टाइम पे तो नगरपालिका भर देगी, लेकिन फिर बाद में उस व्यक्ति से, किससे? दायी व्यक्ति से, जिसके लिए सुविधा की जा रही है, तो दायी व्यक्ति से क्या किया जाएगा? दायी व्यक्ति से लिया जाएगा। किस नाम से होगा? कर का संदाय, कर का, कि आपको जो बचा हुआ कर है उसका संदाय आपको करना है, जो पीछे का बकाया जो है, कर का संदाय जो है वो करना है। किस नाम से करना पड़ेगा? वो बकाया के नाम से उसकी नोटिस बनेगी कि भाई आपका जो है 10,000 रुपए हमने नाली के अंदर, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 रुपए नाली के लिए लगाए हैं, आपकी नाली हमने ठीक करवा दी, आपको नोटिस दिया, आपने काम नहीं किया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बोले भाई आप काम नहीं कर रहे तो हम काम करेंगे, गंदगी थोड़ा ना फैलने देंगे शहर में, तो उन्होंने गंदगी नहीं फैलने के लिए मलवहन और जल निकासी जो आदमी करता है, तो क्या खुद मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी शक्ति से खुद काम करवाएगा, तो उसमें बोला है कि वो निर्धारित समय के अंदर करवाएगा, जल्दी से जल्दी करवाएगा। फिर दायी व्यक्ति से क्या कर लेगा? वो कर लिया जाएगा, उसका जो पूरा खर्चा है वो बकाया के नाम से लिया जाएगा, ठीक है। आगे जो बोला गया है धारा 223 के अंदर बोला गया है कि कार्य का जो है वो अनुज्ञप्ति, जो जिसको अनुज्ञप्ति मिली है, जो परमिशन मिली है, वही प्लम्बर कार्य करेगा। बोला गया है कि अनुज्ञप्तिधारी केवल यही करेगा। यही अनुज्ञप्तिधारी का मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, नहीं, मुख्य नगरपालिका का सर्टिफिकेट हो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी होगा आपका, अधिकारी का आदेश हो, लिखित अनुमति हो, ठीक है,
काम करने की लिखित अनुमति जिस आदमी के पास है वही प्लम्बर उस नाली को या उस काम को ठीक करेगा। प्लम्बर जो है वो उस नाली को ठीक करेगा या उस पाइपलाइन को ठीक करेगा। कौन करेगा? अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति करेगा, अन्य नहीं करेगा, अन्य नहीं करेगा, अन्य कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। लेकिन आगे बोला गया है कि यदि काम जो है वो मामूली प्रकृति का हो, मामूली प्रकृति का हो। मामूली प्रकृति का मतलब नगर पालिका किसी के नाली है वो कोचरा हो गया, उसके ऊपर एक टेप मारनी है, तो टेप मारनी है ना, तो वो मामूली प्रकृति का हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी अन्य से करवा सकता है, किसी अन्य से करवा सकता है, किसी दूसरे से करवा सकता है। लेकिन हाँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्या नियम बनते हैं यहाँ पे कि इनको क्या करेगा, सबसे पहले जो करेगा तो क्या करेगा, ये जो काम करने वाले प्लम्बर होंगे ना उनके कर्तव्य निर्धारित करेगा, कर्तव्य निर्धारित करेगा। मान लो किसी आदमी है तो उसके किसी घर के अंदर पड़ोस के अंदर नाली निकल रही है और वहां पे यदि कोई दुश्मनी हो तो वो क्या होगा, प्लम्बर जो है बेचारा खुद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए प्लम्बर के कर्तव्य जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसके कर्तव्य निर्धारित करेगा। उत्तरदायित्व है कि उसको क्या काम करना है, उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा। उत्तरदायित्व कि आपको सूर्योदय से बाद जाना है और सूर्यास्त से पहले आपको वापस आ जाना है, ठीक है। उसकी सारी चीजें जो होंगी कि उसका कर्तव्य निर्धारित करना है, उसका उत्तरदायित्व करना है, उसको मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन जो करना है कि उसको बताना है कि इस जो पाइप है इसको बैंडेड से चिपकाना है, इसको फेविक्विक से चिपकाना है, इसको किसी और से चिपकाना है, ठीक है। तो ये सारा अनुमति देना और अनुमति रद्द करना, काम जो है प्लम्बर को अनुमति देना और उसको रद्द करना, अनुमति देना और अनुमति रद्द करना किसको, प्लम्बर को। तो वो सारे काम कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाली ठीक करने वाले प्लम्बर को ये अनुमति देना और अनुमति को रद्द करने का कार्य किसका कर्तव्य होता है, तो वो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य बनता है, ठीक है। आगे धारा 224 में बोला गया है कि कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, कि कुछ कार्य हैं जो आपको करने नहीं है, किसी को नहीं करने हैं। क्या बोला गया है, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, कि कुछ कार्य जो हैं आपको करने ही नहीं है। यदि कोई, जैसे मान लो यदि कोई नगर पालिका है और उसमें काम कौन करवाते हैं, काम करवाते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका का जो अधिकारी होगा वो काम करवाता है, ठीक है। अधिकारी, मुख्य नगर पालिका का जो अधिकारी होगा वो काम करवाता है, या अपनी अधिकारिता से तो वो काम करवाता है ना। किससे करवाता है, अपनी अधिकारी साथ, अपनी उसका अधिकार क्षेत्र है नहीं, तो अधिकारिता होगी ना, अधिकारिता से काम करवाएगा। यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र में उसके काम मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाता है, वो अपनी अधिकारिता से काम करवाता है। उस कामों को आप कतिपय उस कामों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे आपको मतलब नगर पालिका ने क्या कर दिया, कोई स्तंभ गाड़ दिया, उसको आपको तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई खंबे लगा दिए, कोई खंबे नगर पालिका ने लगा दिए, उस खंभों को आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है। कोई सॉफ्ट लगा दिए तो उस सॉफ्ट को आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है, कोई भी हानि नहीं इसको पहुंचानी, जानबूझकर हानि नहीं पहुंचानी, हानि नहीं। भाई कोई गलती से हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी जानबूझ के कोई हवा से या कोई प्रकृति से कोई चीज हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी आपको जो खंबा गाड़ दिया उस खंबे को छेड़ना नहीं है। कोई खंबा है, स्तंभ गाड़ दिया उसको, कोई सॉफ्ट है उसको आपको छेड़ना नहीं है। नगर पालिका क्या करती है, दूसरे नंबर पे कोई ताला लगाती है किसी जगह के ऊपर, किसी चीज को सीज करती है, या उसके ऊपर कोक लगा देती है कि भाई हाँ इस जगह के ऊपर हमने कोक लगा दिया। कोई वाल्व लगा देती है, पाइप मीटर लगा देती है, वाल्व लगा देती है, पाइप के ऊपर मीटर लगा देती है, पाइप मीटर लगवा देती है। तो इन ताला, कोक, वाल्व, पाइप मीटर जो होगा इनको भी जानबूझकर आपको तोड़ना नहीं है, किसी को भी तोड़ना नहीं है। यदि तोड़ोगे तो फिर आप एक कानूनी कार्रवाई के भागीदार बनोगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि भाई कोई जल मार्ग है उससे आप पानी नहीं ले जा सकते बिना नगर पालिका की अनुमति से। जल मार्ग से पानी नहीं ले जा सकते, ठीक है, बिना अनुमति से।
कि जलमार्ग जो भी है उससे आप पानी नहीं ले सकते बिना अनुमति से। यदि जलमार्ग है उसके ऊपर आप पशु को भी नहीं नहला सकते, पशु नहीं नहला सकते, नहला सकते, और न ही व्यक्ति नहाएगा, व्यक्ति नहाएगा। यदि कोई पानी की नाली जा रही है उसके ऊपर बैठ के ना तो आप किसी पशु को नहला सकते, ना उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहा सकता, ना उस पाइप जो नाली जा रही है पाइप लाइन अच्छे पानी की स्वच्छ पानी की, तो उस पानी को आप अपने जो है बिना नगर पालिका की अनुमति अपना खुद का कनेक्शन आप नहीं कर सकते। यदि कोई विद्युत की लाइन है, यदि कोई विद्युत लाइन है, विद्युत लाइन है, तो इसको भी आपको नहीं तोड़ना। कोई टेलीफोन की लाइन है, टेलीफोन की है, टेलीफोन है, या कोई टेलीग्राम की है, टेलीग्राम की जो जो लाइनें है ना, या कोई नाली है, उनको आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है, किसी के साथ भी आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है। चाहे वो मल नाली क्यों ना हो, मल नाली हो, उसके साथ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नगर पालिका की है। यदि आपको इनको तोड़ा फोड़ी करोगे तो आप दंड के भागीदार बनोगे। फिर बोला गया कि नाली के अंदर आप कचरा नहीं फैला सकते, नाली जो होंगी उसमें कचरा नहीं फैला सकते, ठीक है। आप नाली के अंदर कचरा नहीं डाल सकते, थैली जो होगी वो नहीं डाल सकते। थैली के अलावा कोई सुअर पालन का नाम इन्होंने स्पेशल दिया है कि कोई आदमी सुअर पालन करता है ना, सुअर पालन, तो उसका कचरा इसके अंदर नहीं डाला जाएगा। कोई भी नाली है उसके अंदर आप थैली है, कचरा है, सुअर पालन जो है वो नहीं डाला जाएगा। आगे कह रखा है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी नगर पालिका का है और वो काम करने आ रहा है, आप उसको बाधा नहीं पहुंचा सकते, कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकते। कोई अधिकारी है या कर्मचारी, किसका? नगर पालिका का, नगर पालिका का कोई अधिकारी और कर्मचारी है, आप उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक अच्छी धारा है, इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि ये 224 की धारा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई है कि आपको किस किस चीज के लिए रोका गया। आगे बोला गया है कि जो पानी जल लाइन के जो कर्मचारी जो है ना वो पानी को रोक सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है कि जो आपकी पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन या जल निकासी लाइन या जल निकासी वाले जो भी है स्टाफ जो होता है, उनका स्टाफ जो है वो आपका पानी रोक सकता है, वो पानी की लाइन जो है उसको रोक सकती है, बाकी कोई भी आदमी को रोकने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगली धारा 125 में बोला गया है कि मल जो वाहिद सक्रम के परिवर्तन और रख रखाव, उसका परिवर्तन करना है, उसमें रख रखाव करना है, कार्य जो है उनका सौंपा जाना है, या फिर मल वहन जो प्रभारों का बिल बनाना है, वो क्या करेगी कि राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार से पहले लिखित में आदेश ले लेगी, उसके अनुमोदन से नगर पालिका या तो किसी अभिकरण को कह देगी कि भाई आपको एक कचरा घेरना है, सारा कचरा उठाना है, उसके लिए आपको बिल बनाना है, कितना टैक्स लेना है, कितना, या कोई प्राइवेट अभिकरण जो होता है, प्राइवेट अथॉरिटी, उसको नगर पालिका कह देगी राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद कि भाई आपको क्या काम करना है, मलवाही के लिए सक्रम करना है, आपको इनका रख रखाव करना है नालियों का, ठीक है, और फिर मलवहन जो प्रभार है उसके ऊपर जो बिल बनाना है, वो तीनों काम करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन करवा के नगर पालिका जो है वो या तो सरकारी अभिकरण को किसी को दे सकती है या फिर कोई प्राइवेट संस्था को दे सकती है, ये कार्य वो सौंपेगी, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 226 की है। 226 में बोला गया है, देखो 225 तक धाराएं जो है 200 से 225 तक वो गंदी नालियां, पाइपलाइन, ठीक है, और सीवरेज की जो लाइनें हैं केवल पाइपलाइनों के बारे में बोला गया है। आगे 226 से बहुत इजी है, 200 से 225 तक 25 धाराओं के अंदर नालियों की बात की गई है। उस नालियों को आप एक दो बार देख लो, कोई सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उसके हस्तांतरण के संबंध में नगर पालिका का कर्तव्य है कि ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, ठोस अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, घनात्मक पदार्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठोस अपशिष्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो आपका रसोई का जो कचरा वगैरह जो भी होगा, घर का जो कचरा होगा वो ठोस अपशिष्ट में आएगा। तो ये अपना जो केंद्र सरकार को, पहले तो मैंने पढ़ाया था पर्यावरण के टॉपिक में कि पहले तो पर्यावरण के बारे में कुछ एबीसीडी नहीं जानते थे, फिर इनको पता चला था 1985 में, तभी भारत सरकार जो है 86 के अंदर अधिनियम लेके आई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर। केंद्र सरकार के नियमों के तहत ये जो 29 का जो नियम है उसके अंदर नगर पालिकाओं के कर्तव्यों के बारे में, कुछ ठोस अपशिष्ट निपटान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, हस्तांतरण और संग्रहण, भंडारण, परिवहन
कि उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, ठोस अपशिष्ट का, उसका हस्तन करना पड़ेगा, उसको हिसाब से रखना पड़ेगा, उसका संग्रहण करना पड़ेगा, उसका भंडारण करना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रसंस्करण करना पड़ेगा और उसको खत्म या व्यय करना पड़ेगा। नगर पालिका खुद या कोई उसके द्वारा नामित अधिकरण जो होगा या तो खुद को ये कार्य करवाएगी या फिर आपका जो कचरा अभियान जो चला रखे हैं उसके तहत किसी एक अभिकरण को ये कार्य दे देगी कि आप ये कचरा हमारा बाहर जो है करिए। किसी एक रीति से उस कचरे को खत्म करवाएगी। क्या करवाएगी? एक तो कम्युनिटी बिल संग्रहण करवाएगी कि जो सामुदायिक क्षेत्र जो होते हैं उसके आधार पर संग्रहण करवाएगी कचरे को, कि भाई समुदाय के अंदर कचरा पात्र लगा दिया, दो बड़ी बड़ी ट्रॉलियां, आप उसके अंदर गिल्ला अलग डाल दो, सूखा अलग डाल दो, जैव का अलग डाल दो, नॉर्मल अपशिष्ट है वो अलग डाल दो। फिर केंद्रीय कचरा पात्र लगा दे कि ये कचरे पात्र बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, समुदाय क्षेत्र में लगा दिए जाते हैं, दिल्ली जयपुर शहरों में लगे होते हैं ना रोड के पास पास कचरा। और फिर एक होता है घर घर, घर घर कचरा, आप जाके जयपुर के अंदर गाड़ियां आती है सुबह 6 बजे, आपको पता ही है कि वो घर घर से कचरा लेके आती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि होटलों, यदि भोजनालय है, कार्यालय है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई वाणिज्य क्षेत्र है, तो वहां या फिर कोई स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती आपकी है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है? अपनी धारावी कच्ची बस्ती है बंबई की, जहां से आपके कौन है, जॉनी लीवर जो है वो वहीं से 7वीं पास अभिनेता है। फिर आगे आते हैं, अपशिष्टों का क्या करेगी? संग्रहण करेगी। फिर ये जो है इनके अपशिष्टों को भी उठा के लेके आएगी। उठा के किस आधार पे लेके आएगी? दैनिक आधार के ऊपर रोज इनको ठोस अपशिष्ट जो है वो उठा के लाने पड़ेंगे। फिर आगे कह रहा है कि यदि जैव अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट क्या हो गया? कोई मेडिकल का कोई सामान हो गया, कोई अपने शरीर के अंग भंग हो गए, कोई हॉस्पिटल का कचरा हो गया, ठीक है, कोई दवाइयां हो गई, वो सारे जैव अपशिष्ट होते हैं। तो इन जैव अपशिष्टों को क्या हो गया कि आपको पर्यावरणीय रीति से इनको व्यय करना पड़ेगा। पर्यावरणीय रीति के हिसाब से भारत सरकार के नियमों के आधार पे, भारत सरकार के नियमों के, केंद्र सरकार के नियमों के आधार पे उसको निपटाना करना पड़ेगा, ठीक है। आगे जो अपनी धाराएं 227 की दे रखी है कि ठोस अपशिष्ट जो होगा उसका प्रबंधन करेगी और उसको खत्म करेगी, बिल बनाने, उसका बिल भी बनाएगी, और जो भी कर वगैरह जो प्रभार होंगे उस प्रभारों को संग्रहण करना या किसी अन्य को सौंप जाना, यही बात इसके अंदर कही गई है। अपन खोल के देखते हैं तो इसमें यही बातें मिलेंगी। नगर पालिका करेगी, क्या करेगी? कर संदाय करेगी, कर लगाएगी कि भाई हाँ हम आपका ठोस अपशिष्ट लेके जा रहे हैं, इसके बदले में आपका महीने का 2 महीने का जो भी चार्ज होगा वो चार्ज लेगी। ठोस अपशिष्ट का भंडारण करने के लिए चार्ज लेगी, उसका पृथक्करण करने के लिए कोई मशीन लगा दे कि भाई कचरा अलग करो और प्लास्टिक की थैलियां अलग छाटो। परिवहन के लिए लगा दे कि गाड़ियां तो लगेंगी लगेंगी, प्रसंस्करण करेगी उसका और व्यय करेगी। तो क्या करेगी? या तो कोई मशीन लगा देगी या कोई अन्य प्रकार की जो भी कुंजी लगाएगी उसका भी कर उसके अंदर जोड़ देगी। और ये जो काम है ना, ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करेगा? नगरपालिका से अनुमोदित करवा लेगा कि नगरपालिका की जो बैठक होगी, साधारण बैठक, उससे अनुमोदित करवा लेगा कि भाई ये काम जो है ये आप किसी भी अभिकरण को सौंप सकते हो। प्राइवेट, सरकारी कोई भी संस्था है वो आपका काम ये कचरा जो है उसका भंडारण करने का, उसका पृथक्करण करने का, परिवहन करने का, प्रसंस्करण करने का, वे करने का काम जो करेगी। उसमें जो मशीन लगेगी या जो अन्य भी चीज लगेगी उसका भी आप टैक्स लोगे, प्लस में आप जो है वो नगर पालिका ही टैक्स लेगी। उसको तो क्या करेगी? टेंडर दे देगी, ठेका दे देगी, ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 228 की धारा है। 228 में बोला गया है कि जो भी ठोस अपशिष्ट है वो नगरपालिका की संपत्ति होगी, ठीक है। ठोस अपशिष्ट जो भी होगा वो नगरपालिका की संपत्ति होगी। कहा गया है कि लोक पात्र जो होंगे, जो बड़े बड़े डिपो या पात्र कचरा के डिपो लगाते हैं, एक जगह बड़ा कचरा डालते हैं सब जगह, है ना, तो उसको डिपो बोलते हैं। लोक पात्र बोलते हैं कि जगह जगह जो जरूरत होती है वहां के ऊपर कचरा लगाने के लिए जो कचरा पात्र लगाते हैं। तो लोक पात्र जो भी होंगे या डिपो जो भी होंगे वो सारी नगरपालिका की संपत्ति होगी। जो समस्त जमा ठोस अपशिष्ट जो होगा वो नगरपालिका की संपत्ति होगा। अगर नगरपालिका क्या करेगी? वो कचरा उठाने के लिए, हमने देखा था इससे पहले वाली धारा में क्या हुआ था कि या तो किसी ठेकेदार को या कोई कर्मचारी को वो कार्य करने के लिए दे देती है या कोई निमित्त प्राधिकरण द्वारा ये काम करवाती है। कचरे का क्या करवाती है? संग्रहण करवाती है। तो वो जो इकट्ठा करके जो लेके आएगा कचरा, किसी प्राइवेट कंपनी भी यदि वो कचरा इकट्ठा करके लेके आ रही है तो वो क्या होगी? नगरपालिका की संपत्ति होगी। उसका व्यय जो होगा वो नगरपालिका उचित समझे उस रीति से करेगी। और यदि जैव कचरा जो होगा, जैव अपशिष्ट जो होगा, जैव अपशिष्ट है ना, या ठोस अपशिष्ट, तो वो किससे होंगे? अपना जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 उसके तहत भारत सरकार के जो नगरपालिका को सौंपी गई शक्तियां है उसके तहत उनका निपटारा होगा, ठीक है। अगली जो धारा है
229 में बोला गया है कि ठोस अपशिष्ट जो है उसका व्ययन करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए कोई स्थान नियमित करना पड़ेगा। आपको स्थान जो है वो नियमित करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ठोस अपशिष्टों के व्यय और अंतिम व्यय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थान को नियमित रखना पड़ेगा, नियमित स्थान आपको रखना पड़ेगा, एक जगह आपको रखनी पड़ेगी। स्थान जो है वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर भी रख सकती है वो, और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर भी रख सकती है। विधि के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके बाहर कचरा लगा दिया तो वो ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो विधि के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे वो कचरा जो है वो कम से कम लोगों को परेशान करे। आगे राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसा होता है, नगरपालिका जो है राज्य सरकार के आदेश के बाद करती है कि साहब हम कहां पे करें। राज्य सरकार का अधिकारी आएगा, वो देखेगा जगह की लोकेशन, उसके बाद बताएगा कि यहाँ पे आप जो है अपने जो टोले वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह जो है कचरे के, वो यहाँ पे लगाओ, बड़े बड़े बॉक्स जो आप रखते हो वो यहाँ पे रखो, आपको गाड़ियां निकालनी है वो इस रास्ते से निकालो। फिर राज्य सरकार की विधि के अनुरूप उसका व्ययन होगा, व्ययन मतलब निपटारा होगा। निपटारा जो होगा उसका किसका निपटारा होगा, निपटारा होगा कचरे का। तो कचरे का जो निपटारा होगा वो राज्य सरकार जो विधि बनाएगी उसके तहत आपको निपटारा करना होगा। ठीक है, आगे बोला गया कि कोई भी भवन या भूमि का स्वामी है या उसका अधिभोगी है, उस भूमि के अंदर रह रहा है, उसका यूज ले रहा है मकान का, तो वो जो अपशिष्ट होंगे आपके, जहां पे अपशिष्ट पैदा हो वहीं पे आप उसको भंडारित कर लो। ठीक है, जैसे रसोई के अंदर अपन सब्जी काटते हैं तो उसका कचरा आप रसोई के अंदर, थैली के अंदर, कचरा पात्र के अंदर आप रख लो। वो बात इसके अंदर बोला गया है, उनका कर्तव्य बताया गया कि ये आप लोगों के कर्तव्य है। इन्होंने कहा कि क्या कर्तव्य है, किसके हैं, किसी भूमि भूमि या भवन के मालिक का, मालिक है, स्वामी है, स्वामी है या अधिभोगी है। कौन होगा, अधिभोगी, जो उस जगह पे रह रहा हो, किराया वगैरह कैसी भी हालत में रह रहा हो। परिसरों को क्या कर्तव्य होंगे, परिसरों में नियमित आधार पर आपको क्या करनी पड़ेगी, झाड़ू लगाएं। अपने घर में रह रहे हो तो आप रोज की झाड़ू लगाएं, घर को साफ सुथरा रखें, ये आपके कर्तव्य है। दूसरी बात, अपशिष्ट जो है वो पृथक पृथक पात्र के अंदर पृथक पृथक अपशिष्ट डालें, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, इस टाइप से होता है ना। कार्बनिक जो कचरा होता है वो कार्बनिक हिसाब से डालें जिसकी खाद बन सकती है। जैव अपशिष्ट जो है वो जैव के आधार पर डालें। पुनः प्रसंस्करण वाले जो वापस में उनको छांट बीन के वापस काम में ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कोई कचरा है और कोई कचरा है तो उसको प्रसंस्करण योग्य जो है उनको अलग डालें। और गैर जैव व्यवहासनीय जो है, जो जैवों के और जैव के जो जैव से निकले हुए हैं और या जैव से नहीं निकले हुए हैं उनको अलग अलग डालें। बोला गया कि घरेलू परिसंकरण में अपशिष्ट जो है वो भी अलग पात्र के अंदर डालें ताकि वो इजी रहे और उसका निपटान जो है अच्छे तरीके से सरकार कर सके, नगर पालिका कर सके। पात्रों को अच्छी दशा में आपको रखना पड़ेगा। जो भी कचरा वगैरह डालने के जो पात्र है, ऐसा नहीं कि बांस से उनके अंदर घर्णोत्पादक या घर्णोत्पादक बांस आए तो उसके अंदर छिड़ने वाली गंध वाली बदबू ना आनी चाहिए। आगे कहा कि नगरपालिका अधिकारी यदि किसी को ऐसा नोटिस, ऐसी बात होती है कि वो साफ सफाई नहीं करता, कुछ और नहीं करता, तो नगरपालिका अधिकारी उसके घर वाले को, मकान मालिक को क्या देगा, नोटिस दे देता है। नोटिस देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो कचरा है ना, आप इस टाइप का जो आपके बदबू वगैरह दे रहा है वो सामूहिक कचरा पात्र में आप डाल दीजिए। आप अपने घर पे मत रखिए इसको, सामूहिक कचरा पात्र के अंदर प्रतिदिन आप इसको डाल दीजिए ताकि आगे से नगरपालिका जो है वो उसका और अच्छे से निपटान कर सके, बीमारियां ना फैले, कोई किसी भी प्रकार की हानि जो है वहां के रहने वाले लोगों को ना हो। ठीक है, ठीक है। आगे बोला गया है कि कोई सरकारी सोसाइटी में रह रहा है, सरकारी भवन में रह रहा है, जैसे हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में सोसाइटी वाले लोग हैं। ठीक है, फिर अपार्टमेंट के स्वामी हैं, वहां पे आपको पता है संगम बनता है, इन लोगों का जो संगम होता है, एक सोसाइटी बनती है, वो सोसाइटी जो है इसके सारे अच्छे काम करती है। ठीक है, तो वो आदि का क्या कर्तव्य होगा, इन लोगों का क्या कर्तव्य बनता है। पहले तो व्यक्ति विशेष का कर्तव्य देखा था, अब इनके देखें कि सरकारी आवासन में जो रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, हाउसिंग बोर्ड के जयपुर के अंदर मकान है उनमें कोई रह रहा है, अपार्टमेंट के कोई स्वामी है या फिर संगम है, उनको क्या कर्तव्य बनते हैं। उनके बनते हैं कि निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, शिक्षा भवन में रहने वाले हो या वाणिज्यिक भवन में रहने वाले हो, या कोई भंडार भवन हो, जैसे मान लो आज फ्रूट का भंडार करते हैं, फल फ्रूट का भंडार करते हैं, कपड़े का भंडार करते हैं, कोई भंडार भवन में रहने वाले हो। तो इसके अंदर बोला गया है कि भाई ये जो है ना पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्ट, पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्ट कौन सा होता है, जिसको वापस काम में सही तरीके से सुधार के काम में लिया जा सके, रिसाइकिल जिसको हो सके, वो तो आपको डालना है खुला। ठीक है, बाकी बोला है कि परिसंकट में अपशिष्ट, परिसंकट में अपशिष्ट कौन से होते हैं, जिससे संकट पैदा हो सकता है, डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां जिससे पैदा हो सकती है, उसको परिसंकट में अपशिष्ट बोला गया है।
उनको, और जीव चिकित्सा के अपशिष्ट जो जीवों के अंग भंग है उनको आपको क्या करना है कि थैलियों में डालना है, उनको एक थैलियों के अंदर पैक कर देना है और उसको सामुदायिक कचरा पात्र जो होगा उसके अंदर आपको डालना है, ताकि नगर पालिका उसका निपटान जो है अच्छे तरीके से कर सके। अगली जो धारा है अपनी 232 में, उसमें प्रतिषेध बोला गया है, रोका गया है कि कचरा आपको किस टाइप से रोका गया है, कचरे के लिए रोका गया है। सबसे पहले रोका गया किस, इसमें रोका किसको गया है, किसी भूमि या भवन का स्वामी हो या कोई अधिभोगी हो, काम में ले रहा हो, उसको रोका गया। कैसे रोका गया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर ठोस अपशिष्ट आपको नहीं डालना, कोई भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे आपको ठोस अपशिष्ट नहीं डालना, ना ही ठोस अपशिष्ट फैलाना है और ना ही जमा करना है। ठीक है, जमा भी आपको ठोस अपशिष्ट सार्वजनिक स्थान पे नहीं करना है। आगे कहा है कि भवन का कूड़ा करकट जो है वो सार्वजनिक मार्ग के अंदर भी नहीं डालना है। सार्वजनिक स्थान की बात की गई है, दूसरी बात सार्वजनिक मार्ग पर भी आपको नहीं डालना है। तीसरा बोला गया कि कोई खुली भूमि जो है ना उसके अंदर भी आपको कूड़ा करकट जो है वो नहीं डालना। सार्वजनिक स्थान पर किसी गंदगी वाले पदार्थ को नहीं फैलाना है। आप सार्वजनिक कोई भी स्थान है वहां पे कोई गंदगी का जो है ना उसको आपको नहीं फैलाने देना है। ये आपको भी नहीं, यदि आप देख रहे हो कोई दूसरा फैला के जा रहा है उसको भी रोकने का आपका काम है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मृत जानवरों का शरीर जो है ना वो कोई जगह निर्धारित कर लेती है नगर पालिका, उसी जगह के अंदर डालना है। अदरवाइज किसी भी जगह के अंदर आपको जो मृत जानवर जो है, जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, कोई महामारी से मर गया जानवर जो है, और कोई नेचुरल डेथ हो गई, तो उन जानवरों को क्या करना पड़ेगा, आपको नियत स्थान के ऊपर डालना पड़ेगा, जहां पे नगर पालिका एक नियत स्थान घोषित कर देती है वहीं पे डालना पड़ेगा, अन्य जगह पे आपको नहीं डालना। आगे कह रहा है, इसकी जो आगे की धारा है क्या है 233 के अंदर बोला गया है कि यदि कोई आदमी मार्गों को गंदा करता है और ठोस अपशिष्ट रास्ते के अंदर, सार्वजनिक मार्ग के अंदर या फिर सार्वजनिक जगह के अंदर कूड़ा करकट फैलाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है 233 में। 232 की बात को पूरा 233 में किया गया है। उसमें कहा गया कि मौके पे ही आपके 500 रुपए तक की जुर्मानी कर दी जाएगी। क्या बोला गया है उसमें, बोला गया है कि यदि आपने इस टाइप का कोई कूड़ा करकट फैलाने का काम किया तो वहीं पे मौके पे आपको देख लिया जाएगा, तो अब 500 रुपए तक का जुर्माना ये पूछा गया है कि सार्वजनिक मार्ग पे गंदगी फैलाने के लिए कितने रुपए का प्रावधान नगर पालिका में किया गया है, तो वो 500 रुपए तक के जुर्माने का, शास्ति का मौके पर ही प्रावधान होगा, मौके पर ही आपसे ले लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया है धारा 134 के अंदर बोला गया है जीव चिकित्सा अपशिष्ट, और धारा 135 के अंदर बोला गया है परिसंकट में अपशिष्ट। तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में देखते हैं, दोनों के बारे में एक ही प्रोविजन किया गया है। ठीक है, सेम बातें कही गई है, क्योंकि जो अपशिष्ट की बात कर रहा है ना, अपशिष्ट, तो अपशिष्ट जो है वो आपके धारा 225 तक तो खत्म हो जाती है नाली वाली, और 26 से लेकर 235 तक 10 धाराओं के अंदर उल्लेख है। तो आप नॉर्मल तरीके से याद करने के लिए बहुत इजी है। तो फिर मैं पूरा जो इसका पूरा जो सिलेबस है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक ही दिन में रिपीट करवा दूंगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट जो है उसके अंदर बोला गया है कि नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि या तो वो खुद करे या कोई अभिकरण से करवाएं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का जो यूज करते हुए खुद के अंदर शक्तियां दे रखी है नगर पालिकाओं को जीव चिकित्सा अपशिष्ट जो है उसका प्रबंधन करें, उसका निपटान करें, खत्म करें, हस्तगत करें, उसके लिए नियम बनाएं, उसके लिए नियम बनाएं और नियमों को क्रियान्वयन करें। वो जो नियम बनाएगी नगर पालिका, उस नियमों को क्रियान्वयन करने की शक्ति नगर पालिका के अंदर होगी। ठीक है, उसका कर्तव्य बनेगा, ये कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे कह रखा है कि इसके अंदर इतना ही कर रखा है। तो अपन देखते हैं कि जो अपनी धारा 234 के अंदर जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या क्या है, मानव शरीर का कोई अपशिष्ट हो गया, पशु का अपशिष्ट हो गया, पशु शरीर का कोई हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, जीव अपशिष्ट जिसके अंदर तीक्ष्णागर हो, बहुत गंदी गंध आती हो, वो वाले जीव अपशिष्ट हो गए, औषधियां हो गई, कोई फेंकी गई औषधियां हो गई, कोशिका अपशिष्ट जो होगी, कोशिका शरीर का कोई अंग भंग हो उसका हो गया, ठोस द्रव्य किसी भी प्रकार का हो, भस्मन राख जो आदमी को जला दी जाती है उसके बाद जो राख बचती है वो, और कोई भी रासायनिक अपशिष्ट जो भी है उन सब का क्या है, वो सारे के सारे जीव चिकित्सा अपशिष्ट में आएंगे। आगे आते हैं आपके परिसंकट में अपशिष्ट। परिसंकट में अपशिष्ट दोस्तों वो होते हैं जो या तो कोई उद्योगों से निकलते हैं या फिर कोई जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे कोई डेंगू मलेरिया बीमारी वगैरह फैलने का डर होता है, उसको परिसंकट में अपशिष्ट बोलते हैं। ये बोला गया है कि नगर पालिका का ये भी कर्तव्य होगा, या तो वो खुद करेगी या कोई अभिकरण से कराएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो प्रश्न संख्या आपका 29 जो है
धारा 29 के तहत नगर पालिकाओं को ये पावर दे रखा है। परिसंकट में अपशिष्ट का क्या करे, निपटान करे, उसको उसके लिए नियम बनाए और उन नियमों को क्रियान्वयन करने की नगर पालिका की कर्तव्य होगा। जैसे जैव चिकित्सा, इसमें परिसंकट में अपशिष्टों के अंदर आते हैं उद्योग और जन स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक होंगे। तो अपशिष्टों की बात मात्र 10 धाराओं के अंदर की गई है, जो धारा 226 से लेकर 235 तक है। ठीक है, आगे बोला गया है कि कतिपय बहिर्गत भाग जो हैं, जो भवन अपने रास्ते पे आते हैं, सार्वजनिक रास्ते पे आते हैं, उनके जो बाहर निकले हुए भाग होते हैं, उनके लिए अनुज्ञा आपको नगर पालिका की अनुमति लेना क्या है, आवश्यक बताया गया है कि वहां पे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आपका यदि सार्वजनिक मार्ग पे मकान बना रहे हो और वो बाहर निकले हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए या हटाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, वो जरूरी है आपके लिए। कैसे है, उन्होंने कहा कि यदि कोई आपका रास्ते के ऊपर घर है जहां से यातायात ज्यादा हो रही है, या लोक सुविधा के लिए, सार्वजनिक मार्गों पर बनने वाले घरों के लिए, इन्होंने क्या बोला है, बोला है कि स्वामियों से ऊपरी की, या तो स्वामी को कह सकते हैं कि आप ऊपर की मंजिल ना बढ़ाएं, या ऊपर मंजिल 2 और बढ़ाएं, या ना बढ़ाएं, या इसको काम इतना ही रोका जाए, या बोल देंगे कि ये खुला बरामदा है, इसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि रोड के ऊपर है, खुला बरामदा है, आपके बच्चे रोड के ऊपर आ सकते हैं, लोक सुविधा नुकसानदायक हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, यातायात बाधित हो सकता है, इन दोनों के लिए। फिर बोला कि बालकनियों के कमरों के लिए भी वो डिजाइन खुद तैयार कर सकती है, लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी कि साहब हमारा जो कमरा है, हम छज्जे के ऊपर लेटरिन बाथरूम बनाते हैं, तो उनको रुकवाने के लिए या फिर उनको बनाने की अनुमति लेने के लिए आपको अनुज्ञा लेनी जरूरी है। आगे कहा कि यदि ये बात आपने नहीं मानी नगर पालिका की, तो आपके ऊपर 5,000 से लेकर 10,000 तक का तो क्या होगा, जुर्माना होगा। 5,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना होगा, और जितने दिन आपका मकान जो है वो बाहर रहेगा वो क्षेत्र से, तो आपके ऊपर 50 से 100 रुपए तक आपके ऊपर कंटिन्यू चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, आगे कहा कि लिखित नोटिस से नगर पालिका स्वामियों को क्या क्या बोल सकती है, कहती है, वो कहती है कि भाई मार्ग पर बाधा पहुंचाने वाले स्वामी के घर, कोई मार्ग पे बाधा पहुंचा रहे हो, जिसका बरामदा खुला है, ऊपर की मंजिल का कोई तार वायर अड़ रहा है, या कुछ उस टाइप का पिलर लगा हुआ है जो गाड़ी निकालने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा उसके स्वामी को। या फिर कोई नाली नाली है, नगर पालिका की है वो प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर कोई बाधा पहुंच रही है, पानी सही से नहीं गिर रहा, उसकी दीवार बीच में आ रही है, तो उसको हटाने के लिए या परिवर्तित करने के लिए उसको लिखित नोटिस देगी। यदि फिर आप उस नोटिस के हिसाब से, जमीन खुद की है आपकी, फिर भी आपको हटाना पड़ेगा। यदि आप हटा देते हो, तो फिर क्या कही गई है कि यदि आप हटा देते हो, तो नगर पालिका वो जो जगह होगी उसके बदले में आपको प्रतिकर देगी या कोई रकम देगी। ठीक है, और यदि आपको 2,000 रुपए दे रही है, 2,000 रुपए में आप मान नहीं रहे, तो आप धारा 295 के तहत, धारा 295 में क्या कहा गया है कि आप जो है इस अधिनियम के तहत कोई भी विवाद के अंदर कोर्ट में नहीं जा सकते पैसों के लिए। आपको कोर्ट के अंदर पहली चोट ही रोक दिया, और जो पैसे दिए जाएंगे वो डीएलसी रेट पे दिए जाएंगे। वो किस पे दिए जाएंगे, भूमि अर्जन अधिनियम जो 1894 का अपना बना था, उसके तहत ही आपको पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी चले जाना। ठीक है, आगे जो धारा अपनी 137 में बोला गया है कि वर्षा जल के लिए आपको पाइप और द्रोणी लगाने के लिए बोला गया है कि या तो आप कोई द्रोणी लगाइए या कोई पाइप लगाइए। वर्षा जल का जो पानी आपके छत पे गिर जाता है उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे इस धाराओं को बहुत उठाया गया है। पाइप और द्रोणी वर्षा जल के कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ बोला गया है। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि आप मकान भी ले रहे हो, तो मकान में आपको रहने का अधिकार तब भी दिया जाएगा जब यदि आप कुछ सही तरीके से पाइपलाइन अच्छे से कर लेते हो, वर्षा जल का सही निपटारा कर लेते हो। तो क्या बोला गया कि नगर पालिका जो उस भूमि या भवन का मालिक होगा उसको एक लिखित नोटिस देगी। सबसे पहले बोलेगी कि आपके जो छत वाले भाग जो है ना, उसके लिए सही से पाइप लगाओ और वो सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। ठीक है, वो चालू पाइप आप लगाओ, वर्षा जल मार्ग में व्यक्तियों के ऊपर ना पड़े। कई आदमी गए जो डायरेक्ट सीधा का सीधा किए हुए कि वो पानी बरसात को छत पे बेड़ा हुआ और छत का पानी रोड के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वाहन भी खराब होते हैं और व्यक्ति के कपड़े भी खराब होते हैं। कोई बाधा रास्ते के ऊपर ना पहुंचे, तो पाइप को सही लगाना है, चालू हालत में होना चाहिए, चालू हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पाइप रुका हुआ हो, चालू हालत में होना चाहिए, सही लगाना है आपको। नोटिस के बाद ये फिर नगर पालिका ये नोटिस देगी इसको ठीक करवाने के लिए, सारा काम करने के लिए। फिर भी यदि आपने नहीं माने तो आपके ऊपर 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का तिलक लगाया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे जो है वो धारा 238 दे रखी है कि वर्षा जल का संग्रहण का उपबंध क्या है, और 239 में दे रखा है कि
जो पार्किंग स्थान है उसका उपबंध कैसे करना है। तो वर्षा जल के संग्रहण के लिए बोला गया है कि ये कब जोड़ा गया था, ये नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2010 के तहत जोड़ा गया था। ये पार्किंग स्थल वाला भी कब जोड़ा गया था, नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या बात बोली गई है कि वर्षा जल का संग्रहण आपको कहां करना पड़ेगा, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर रह रहे हो और जिसकी 300 वर्ग गज से ज्यादा भूमि है उसके लिए बहुत जरूरी है भवन के अंदर जल निकास करना, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए कंपलसरी है जिसकी भूमि 300 वर्ग मीटर से ज्यादा हो। उस वर्षा जल के पाइप को हमेशा चालू रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की राय में यदि ऐसा रखना सही नहीं है कि भाई ऐसा रखना सही नहीं है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी और बोल देगी कि भाई जिसके 300 नहीं 500 मीटर की भूमि है वो उसको बनाना है, तो फिर यह अपने आप लागू हो जाएगा। फिर नगरपालिका अनुज्ञा तभी मानेगी, उस घर में रहने की अनुज्ञा मतलब अनुमति तभी मानेगी, उस घर में रहने की परमिशन भी आपको तभी मिलेगी जब आप के मतलब पानी का जो निकासी है वर्षा जल का अच्छे से हो रही है। उस घर का नक्शा भी नगरपालिका तभी निकाल के देगी आपको, जब नहीं तो नक्शे को क्या कर देगी, वो रद्द कर देगी। प्रमाण पत्र मकान में रहने का, मकान पूरा होने का, पूर्ण होने का, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको नगरपालिका तभी इश्यू करेगी जब उसके अंदर वर्षा जल संग्रहण के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है। यदि आपने ऐसा नहीं कर रखा तो वो अप्राधिकृत विकास समझा जाएगा कि वो नियमों के तहत इस आदमी ने कार्य नहीं किया है, और जो नियमों के तहत इस आदमी ने कार्य नहीं किया है प्राधिकृत विकास समझा जाएगा। वर्षा जल प्रणाली के अंदर क्या क्या चीज आती है, बोला गया है कि छत के ऊपर की संरचना कैसी है, ढालनुमा है या नहीं है, भूमिगत टैंक नीचे जमीन के अंदर पानी का टैंक है कि नहीं है, घरेलू उपयोग के अंदर जो जल ले रहे हो वो किस आधार पे ले रहे हो, किस टाइप का टैंक बना रहे हो, या वर्षा जल को इकट्ठा करने का जो पात्र है वो कैसा है। तो सीधी सी बात यही है कि ये जो नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2010 में जोड़ा गया था 300 मीटर से ज्यादा की जिसकी भूमि है उसको बनाना, जल निकासी बहुत जरूरी है। आगे कहा कि इसको चालू रखना भी अनिवार्य है, और यदि आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि ऐसी नहीं 300 नहीं 500 वर्ग गज के लिए कंपलसरी करे तो वो अपने राजपत्र के अंदर अधिसूचना निकालेगी, ठीक है। आगे बोला है कि नगरपालिका अनुज्ञा या कोई भी काम उसमें रहने के लिए, आपको नक्शा देने के लिए उसकी परमिशन, कोई भी प्रकार की अनुमति वो नहीं देगी जब तक आप ये वर्षा जल का नहीं करते हो या उसको सहमति नहीं दिलाते हो या करने के लिए आप तैयार नहीं होते हो। तो आगे कहा कि नहीं तो अप्राधिकृत विकास समझा जाएगा कि ये नियमों के तहत काम नहीं हुआ, इसको मकान को गिराने का भी उसके पास पावर है, ठीक है। आगे बात कही गई है कि पार्किंग स्थल उपबंध के बारे में, इसमें भी नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2010 के तहत जोड़ा गया। राज्य सरकार यदि विहित समझे, इसको चेंज करना समझे, तो राज्य सरकार द्वारा विहित या कोई नियम बना दिया जाए तो उस नियम के तहत प्रत्येक भवन के अंदर ऐसा नगरपालिका पार्किंग बनानी जरूरी है, खुद के घर के अंदर पार्किंग, खुद की पार्किंग बनानी जरूरी है। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट यदि छूट देना चाहे तो वो राजपत्र में निकालेगी, और छूट केवल इसके अंदर दो आधारों पर दी जा सकती है, या तो भूमि का क्षेत्रफल, जिसके पास 50 वर्ग गज की भूमि वो बेचारा कहां से पार्किंग निकालेगा, या फिर भवन की स्थिति, जिसका भवन पहले से ही एक पोल के ऊपर खड़ा हो वो कहां से निकालेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोई भी मंजूरी जो है वो पार्किंग के बाद ही देगी, नक्शा जो है वो भी आपको राज्य सरकार पार्किंग के बाद ही देगी, भवन निर्माण की अनुज्ञा जो है, भवन बनाने की अनुमति जो है वो भी आपको बाद में देगी, जब पहले पार्किंग के लिए आप राजी हो जाए या पार्किंग बनाने के लिए आप अग्री हो जाए, सहमत हो जाए। प्रमाण पत्र के बाद ही घर का अधिभोग आप कर सकते हो। ये पार्किंग नगरपालिका आपको कागज दे देती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है, उसके बाद ही आप उस घर में रह सकते हो। नहीं तो अपराधिकृत विकास समझा जाएगा कि भाई इन्होंने गैर तरीके से काम किया, और उस अपराधिकृत विकास समझ के क्या कर देगी, नगरपालिका को गिराने का अधिकार है ही। तो इस मामले में बोला गया है कि आपको 7 दिनों तक सादा कारावास हो जाएगा, 7 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ेगी, और 25,000 तक का जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा, 25,000 तक का, और 7 दिन तक सादा कारावास होगा। सादा कारावास के अंदर कोई काम नहीं होता, बस वो नॉर्मल जाके दाल रोटी वहां पे खा लेते हैं, जेल के अंदर वो रहते हैं, पाबंदियां जो कोर्ट की पाबंदियां होती है उनको माननी पड़ती है। या फिर उनके ऊपर दोनों कार्रवाई की जा सकती है कि 7 दिन का जेल भी भेज सकते हैं उसको, और 25,000 तक का जुर्माना भी उससे ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे जो आ रहा है मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना, 239 के अंदर बोला गया है कि मकानों पे ब्रैकेट आदि लगाना। क्या बोला है कि नगरपालिका जो है ना वो कोई तेल की लाइन जा रही है, कोई गैस की जा रही है, घर में पहले लैंपों की लाइन होती थी, वो कोई बिजली की लाइन जा रही है, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है, या टेलीग्राफ लाइन जा रही है। ये जो लाइन जा रही है, लाइन तो नगरपालिका के अंदर निकलेंगी ना पूरी के अंदर, जब ये निकलेंगी तो ये कहीं पर भी लोकोमोटिव के लिए
उनको रोकने के लिए, कटआउट लगाने के लिए, वो जो कोई बड़ा हादसा न हो जाए तो उसको एक जगह रोकने के लिए बीच बीच के अंदर सर्किट लगाए जाते हैं, उन सर्किट को ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी के घर के बाहर ब्रैकेट लगा सकते हैं, या पाइपलाइन किसी के घर पे भी नगर पालिका उसके बाहर लगा सकती है, ब्रैकेट लगा सकती है, पाइपलाइन लगा सकती है। आगे कहा है कि भूमि, भवन और पड़ोसी, उस मकान में रहने वाला, उसके आसपास के पड़ोसी, उस जगह का कोई असुविधा ना हो, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होने की गारंटी होनी चाहिए, न्यूसेंस ना हो, कोई नुकसान ना हो। यदि नुकसान हो गया तो उसका हर्जाना कौन देगी? नगर पालिका देगी। कि नगर पालिका हमेशा किससे हर्जाना देती है? वो नगर पालिका निधि से देती है। नगर पालिका निधि जो होती है उस निधि से नगर पालिका जो है वो उसको हर्जाना देगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है 240 के अंदर वो है मार्गों का नाम रखना और मकानों को संख्या देना। तो 240 को अपन सीधी भाषा में याद कर सकते हैं कि भाई 240 का मतलब अपने मकान नंबर कितने हैं? 240 है। मकान नंबर कितने हैं? 240। मकान नंबर कितने हैं अपने? 240 है, ठीक है। तो क्या करेगी नगर पालिका? समय समय पर मार्गों के और सार्वजनिक मार्ग और सार्वजनिक जो मार्ग हैं उसके अंत के अंदर लिखेगी। अंत के अंदर क्या करेगी? सहज दर से वाला जो जगह होगा वहां पे पेंट करवा के उस पे नाम लिखवा देगी, ये फलानी गली है या फलानी रास्ता जा रहा है। जैसे चौधरी कॉलोनी का कोई रास्ता है, फिर कोई अपना स्कूल का, कॉलेज का स्कूल का रास्ता निकलता है, कोई कॉलेज का रास्ता निकलता है, या फिर कोई बाजार का रास्ता निकलता है, तो उस रास्ते की क्या करवा देगी? वो नाम करवा देगी। उस गली का जो है, उस मार्ग जो है उसके ऊपर नामकरण करवा देगी कि वो इधर से जाना होगा, ठीक है। नाम लिखवा सकती है उसके ऊपर, ठीक है। भवन के बाहर जो सहज दर्शे वाला स्थान होगा उसके ऊपर आपने देखे होंगे दिल्ली जयपुर के अंदर हर घर के आगे नेम प्लेट मिलती है। उसका कारण यही है, जयपुर के अंदर हर घर के आगे नेम प्लेट मिलने का कारण यही है, ठीक है। क्या है कि वो नगर पालिका जो है वो सहज दर्शे स्थान पे उसका नाम लिखती है मालिक का, और संख्या नंबर लिखती है कि ये 240 नंबर घर है और मालिक का नाम फलाना सिंह है, ठीक है। आगे है कि बाध्यकारी निर्देश देगी। किसके लिए देगी? कॉलोनी का नाम रखने के लिए बाध्यकारी निर्देश देगी, मोहल्ले का नाम रखने के लिए देगी, कोई मार्केट है उस मार्केट का आपको नाम लिखना पड़ेगा, बाजार जो है उस बाजार का आपको नाम रखना पड़ेगा, कोई पुलिया है, पुल है, उसका नाम रखना पड़ेगा, फ्लाईओवर का नाम रखना पड़ेगा, और कोई बगीचा है उस बगीचे का भी आपको नाम रखना पड़ेगा। ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो वो ये बाध्यकारी निर्देश देगी, वहां की रहने वाली लोकल जनता पे ये निर्देश होगा कि आप इससे जो सहमति से आइए मेरे पास, और ये जो आपके बीच में उद्यान है इस उद्यान का नाम हमारे पास लेके आइए। फिर जो ये भवन के ऊपर जो भी नाम लिखेगी, प्लेट नंबर जो लगाएगी, तो उसमें क्या करेगी? ये जो खर्चा लगेगा ना उस प्लेट का, वो नगर पालिका उसके मालिक से वो खर्चा वसूल करेगी। खर्चा किससे लेगी? नेम प्लेट का उसके मालिक से, घर के या भवन के मालिक से लेगी। फिर कोई आदमी यदि नेम प्लेट को नष्ट करता है, हटा देता है, कोई विरूपित कर देता है, हटा देता है, या उसके अंदर लिखा हुआ नाम के अन्य कोई नाम लिखता है, या अन्य कोई संख्या लगाता है, 240 की जगह 241 यदि कोई आदमी लगाता है, तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पे आपका जो जुर्माना है वो 1000 से लेके 2000 रुपए तक का आपका जुर्माना हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो धाराएं थी हमने 221 से लेके 240 बहुत इजी और सहज तरीके से अपन ने पढ़ी हैं, और पढ़ने में काफी मजा भी आ रहा है, क्योंकि ये सीधी बेसिक चीजें हैं। कल को आप अफसर बनने के बाद भी शहर में रहोगे, आज भी आप या तो शहर में रह रहे हो, या फिर अफसर बनने के बाद तो स्वाभाविक बात है कि आप शहर में रहोगे, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपकी जो पोस्ट है वो भी एक एसडीएम के बराबर की पोस्ट है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हर चीज को अपन खोल के और खुले से अच्छे से समझ के पढ़े, ताकि कल ये इंटरव्यू में भी आपके काम में आएगा, और जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके अंदर भी काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, अपन आज की क्लास का यहीं पे विराम करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू तैयारी करें, ठीक है।